हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डू यू नो की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है दैट इज़ फायर एसिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है उसकी मैं बात करूँगा। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फायर कंट्रोल के बारे में। फायर कंट्रोल क्या होता है, किस तरीके से हम फायर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और साथ में हमने लास्ट पॉइंट भी आपको बताया था कि जब भी कभी फायर कॉज होता है बाय द ऑयल और गैस, जब कभी भी आग लगती है किसी ऑयल की वजह से या फिर गैस की वजह से, तो वहाँ पे हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो वहाँ पे आग को हमें कंट्रोल करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम डू यू नो में आपको बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। एक्चुअली इसका पूरा नाम है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर नाम क्यों पड़ा, सोडा एसिड। एक्चुअली इसमें दो तरह की चीज़ें यूज की जाती हैं। सोडा जो वर्ड यूज किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, यानी HCO3। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जानते होंगे, जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, उसी का ये फार्मूला है। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडा का ये फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा है, इसीलिए यहाँ पे इसके लिए टर्म यूज किया गया है सोडा। और एसिड, दूसरा टर्म क्या है, एसिड। तो इसमें एसिड भी यूज किया जाता है, दैट इज H2SO4। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो इस फायर एक्सटिंग्विशर में हम सोडा और एसिड दो चीज़ें यूज करते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा किसके लिए टर्म यूज हो रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और एसिड किसके लिए, H2SO4 के लिए टर्म यूज हो रहा है। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इट कंटेन्स एन एसिड इन अ ग्लास बॉटल। देखोगे तो एक स्ट्रक्चर होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का, जो अभी आगे मैं बताऊंगा। तो उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे जो सोडा एसिड टाइप सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो एसिड कंटेन करता है। एक ग्लास बॉटल होता है उसके अंदर, ठीक है, वो उसके अंदर एसिड को रखा जाता है, दैट इज H2SO4। और सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इट। और उस ग्लास ट्यूब के चारों तरफ क्या रखा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन रखा जाता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस द ग्लास बॉटल ब्रेक्स एंड एसिड मिक्सेस विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बच्चों, जब भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जब किसी हार्ड सरफेस से टकराता है, जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो उस कंडीशन में जो ग्लास बॉटल अंदर लगा होता है, ठीक है, वो ग्लास का बना होता है, इसलिए वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक होता है तो उस ग्लास बॉटल के अंदर जो एसिड रखा होता है, वो एसिड मिक्स हो जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है। और जब ये मिक्स होता है तो दोनों के मिक्सअप होने पे यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो किस तरह का रिएक्शन स्टार्ट होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्रामेटिकली जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का डायग्राम है। ठीक है, तो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें आप देख रहे होंगे सील, ऊपर सबसे ऊपर सील लगा हुआ है और मेटल सिलेंडर लगा होता है इसके ऊपर। ठीक है,
आप ये सील सबसे ऊपर होता है, मेटल सिलेंडर इसके चारों तरफ लगा होता है ये, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन देखो, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड या फिर सोडियम, कुछ ऐसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन रखा जाता है और कुछ में पाउडर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है। और ये देखो इसके नीचे भी एक थिन ग्लास ट्यूब है, ये देख रहे हो ना, ये थिन ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रखा गया होता है। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड देखो बच्चों बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। कंसनट्रेट H2SO4 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसके नीचे एक प्लगर भी लगा होता है, ठीक है, जिसको हम पकड़ कर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस ओवरऑल डायग्राम में अगर देखो तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है कि हमने जैसा बताया कि ये जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ थिन ग्लास ट्यूब, ये देख रहे हो, इस थिन ग्लास ट्यूब के अंदर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रखा होता है और इसके चारों तरफ का जो ये सरफेस है, ये जो आउटर पोर्शन है, इस आउटर पोर्शन में क्या रखा रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है, NaHCO3 का सॉल्यूशन, मतलब NaHCO3 में वाटर डालकर सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब जब ये किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो जैसे ये हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, अंदर का ये जो थिन ग्लास ट्यूब होता है ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ये क्या होने लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जो प्रेजेंट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आकर उसके साथ मिक्सअप होने लगता है। और जब इनकी मिक्सिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। और जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन किस तरीके का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो रिएक्शन क्या होता है कि इसमें आप ध्यान से देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला आपको पता है, NaHCO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4 होता है। अब ये दोनों जब मिक्सअप होते हैं, दोनों का रिएक्शन एक साथ होता है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 बनता है, जिसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। और साथ में वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। और ये साथ में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो बच्चों, अब सोडियम यहाँ क्या लिखा है, 2NaHCO3। 2NaHCO3 का मतलब क्या हुआ कि 2 यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaHCO3 कितने Na होंगे, सोडियम कितना होगा, 2 होगा, H कितना होगा, 2 होगा। अब CO3 आप देख रहे हो ना, CO3 भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 2NaHCO3 का मतलब 2 पार्ट Na, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 2 पार्ट CO3 होगा। ये बात समझ में आई। अब देखो इधर H2SO4 में H2 हाइड्रोजन 2 है और सल्फेट कितना है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये दोनों सोडियम कंबाइंड होकर Na2 बन जाते हैं और ये दोनों सोडियम इस SO4 से कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये दोनों Na मिलकर Na2SO4 हो जाता है। जब ये दोनों सोडियम इस सल्फेट से कंबाइंड होता है तो फार्मूला बन जाता है Na2SO4। ऐसे नहीं लिखेंगे, 2NaSO4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2NaSO4 में मिस्टेक होगा, ठीक है। जैसा कि फार्मूला मेकिंग में आपको हमने बताया था कि सोडियम पे 1 प्लस होता है और सल्फेट पे 2 माइनस होता है, तो ऐसे लिखेंगे तो चार्ज ही इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब Na में 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तभी यहाँ पे 2 प्लस होगा और 2 माइनस, तभी चार्ज बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब दोनों सोडियम सल्फेट से कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, ठीक है। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जब ये दोनों सोडियम इस SO4 से कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है, Na2SO4 बनता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बीच में H था ये कितना था, 2H था, यहाँ पे भी 2H है, H2SO4 में 2H है, तो ये दोनों H मिलकर कितने हो गए, 4H हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे CO3 है। अब CO3 में अगर हम बात करें तो 2 CO3 है, तो इसमें से एक एक ऑक्सीजन निकाल लिया जाए तो ये CO2 हो जाएगा,
2 CO2 हो जाएगा। अब एक ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो जैसे 2CO3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2CO3 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, CO3 CO3। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लो आप, ठीक है, और एक यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लो, तो यहाँ से एक निकलेगा तो CO2 हो जाएगा, यहाँ से एक निकलेगा तो CO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 CO2, एक यहाँ CO2 एक यहाँ CO2, यही 2 पार्ट आप CO2 देखो, यहाँ 2 CO2 लिखा है, 2 CO2 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचा। अब ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, 2H2O बना लेते हैं। 2H2O देखो, 2H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 × 2, ठीक है, 4 हो गया हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, 2H2O बन गया यहाँ पे और 2 CO2 भी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो रिएक्शन आपका बैलेंस है, और बैलेंस रिएक्शन तभी माना जाता है जब दोनों साइड, ये क्या है आपका, ये दोनों आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये सभी क्या है, आपके प्रोडक्ट्स हैं। ये NaHCO3 और H2SO4 रिएक्टेंट है और ये सब प्रोडक्ट है। ये CO2 भी आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो CO2, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो CO2, 2CO2, ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ पे मान लो हमने CO2 को हटा के यहाँ से पर लिख दिया 2CO2। अब आप देखो ये बैलेंस है कि नहीं, 2NaHCO3, देखो सोडियम यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ भी देखो Na2 मतलब 2 सोडियम है, यहाँ H देखो 2 है, यहाँ पे 2 NaHCO3 का मतलब 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 × 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर देखो CO3, अब देखो 2CO3 मतलब यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, 2CO3 का मतलब 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन, या इधर देखो पहले 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है, 2 × 3 6 हो गया, और H2SO4 में 4 ऑक्सीजन 10 हो गया, ठीक है, 10 ऑक्सीजन। यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 × यहाँ पे 2 वाटर में ऑक्सीजन हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 × 3 6 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 CO2 यहाँ पे है ना, CO3 नहीं 2 CO2, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 Na2SO4 में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, H2SO4 में सॉरी H2O में 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 + 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और यहाँ 2 × 2 4 हुआ, तो कितना हुआ, 6 + 4 10 ऑक्सीजन, इधर भी 10 ऑक्सीजन, इधर भी 10 ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों साइड 10 ऑक्सीजन। अब इधर देखो सल्फर कितना, 1 है, यहाँ भी सल्फर देखो 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन है और 2 यहाँ 4 है, यहाँ वाटर में 4 हाइड्रोजन है, मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ये रिएक्शन बच्चों याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, फेयर कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, जब आपने क्या देखा कि जो ग्लास ट्यूब था, उस ग्लास ट्यूब में क्या रखा गया था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है, जब हार्ड सरफेस स्ट्राइक करता है, ब्रेक हो जाता है ग्लास ट्यूब, तो ये NaHCO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और H2। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है, CO2 गैस। अब देखो जो CO2 गैस होता है ये काफ़ी हैवियर होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। CO2 गैस इज़ मोर हैवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2 गैस होता है। O2 गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो ये क्या करता है, ब्लैंकेट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे क्या करता है, कवर कर लेता है उस ऑब्जेक्ट्स को, क्या करता है, CO2 गैस काफ़ी हैवियर होने की वजह से। अब ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा हैवियर है तो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब CO2 गैस लिबरेट होगी और CO2 गैस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ क्या करेगा, चारों तरफ कवर कर लेगा उस ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो ज़्यादा हैवियर है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, अगर कम हैवियर है तो ऑक्सीजन CO2 गैस के ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, और CO2 गैस उस ऑब्जेक्ट्स के नीचे एकदम चारों तरफ सरफेस पे क्या करेगा, एकुमुलेट हो जाएगा, मतलब चारों तरफ कवर कर लेगा। और जब CO2 चारों तरफ कवर कर लेगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, या ब्लैंकेट हो चाहे कोई भी, तो अब वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टिन्यूस सप्लाई क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, फायर को
कहीं भी अगर फायर लगती है, कहीं भी आग लगती है, तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट हो जाएगा तो वहाँ पे आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, वहाँ पे जो फायर होगा वो ईजिली कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ क्या करती है, एक सरफेस बना लेती है, और सरफेस बनाने के बाद क्या होती है, एक्युमुलेट हो जाती है, और एक्युमुलेट होने के बाद क्या करता है कि ऑक्सीजन के कंटिन्यूअस सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फायर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर गेट्स कंट्रोल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फायर होता है वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में आकर क्या करता है, ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। मतलब फ्यूल की चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट होकर एक लेयर डिपॉजिट कर देता है, और जब लेयर डिपॉजिट कर देता है फ्यूल के ऊपर, तो ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। मतलब फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है CO2 गैस, और CO2 गैस बीच में आकर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है, और इसी वजह से फायर क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट जो है आपका, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, आल्सो CO2 गैस, जो CO2 गैस रिलीज होती है फ्रॉम द सिलेंडर से जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, ये एक्सपैंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। अब CO2 गैस क्या करता है, कहीं भी फ्यूल पे अगर पड़ता है तो उसे क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में अगर है तो वो कूल भी करता है, मतलब फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है उसको भी क्या करता है, ये डाउन करता है। ठीक है, अब देखो फ्यूल का टेम्परेचर भी अगर डाउन हो जाए, जहाँ पे आग लगी हुई है, अगर वहाँ का टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ पे जो आग लगा हुआ है वो क्या होगा, बुझ सकता है, मतलब जो फायर है वो कंट्रोल हो सकता है। तो टेम्परेचर भी अगर कम हो जाए तो वहाँ भी आग क्या हो सकती है, बुझ सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि CO2 गैस का एक दूसरा काम होता है, CO2 गैस का तो एक काम होता है, ये ज़्यादा हैवियर होता है, तो ऑक्सीजन से हैवियर होने की वजह से ये एक लेयर डिपॉजिट कर देता है, और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। और इसका दूसरा रोल क्या होता है, CO2 गैस का वॉल्यूम ज़्यादा अगर है तो वो किसी भी फ्यूल के ऊपर पड़ता है, जब या ब्लैंकेट के ऊपर पड़ता है तो क्या करता है, उस फ्यूल को या ब्लैंकेट को कूल कर देता है। सो इट नॉट ओनली फ्रॉम अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये फ्यूल के टेम्परेचर को भी क्या करता है, डाउन कर देता है, और इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई होता है ऑक्सीजन का वो भी कंट्रोल कर देता है, और फ्यूल के टेम्परेचर को भी डाउन कर देता है, कूल कर देता है। इसी वजह से वहाँ पे फायर क्या होता है, ईजिली कंट्रोल हो जाता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसी वजह से सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी एक्सीलेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है किसी भी फायर को कंट्रोल करने में। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट एक डू यू नो है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जैसा कि हमने बताया आपको, कहीं भी अगर आग लगती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है, तो इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखना कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लगती है, ठीक है, मतलब कहीं भी फायर आग कहीं लगती है अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो आप वहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पानी उसके ऊपर डाल दें, ठीक है, पानी डालकर बुझा दें या कार्बन डाइऑक्साइड फोम डालकर बुझा दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने पानी डाला उसके ऊपर, तो वाटर क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और गुड कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है वाटर, और वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लग सकता है आपको। इट इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रिक करेंट विल फ्लो थ्रू वाटर, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वाटर के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी वजह से वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इसी वजह से वहाँ पे इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आपको लग सकता है, और वहाँ पे आप विच में प्रूव फेटल मतलब आपकी जब कहीं भी करंट लगता है तो आप देखते हो
एक तरीके से शून्य हो जाना। आप सुने होंगे कि वहाँ की बॉडी ऑर्गन्स क्या होती है, शून्य हो जाता है, वर्क ही नहीं काम करता, वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, उसी को फेटल कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है और वहाँ पे अगर पानी डालकर आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए खतरा है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट दे सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इन सच केस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई जहाँ पे हो रही है, ठीक है, उसको स्विच को हम क्या करें, ऑफ कर दें। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो वहाँ पे सिंपली हम क्या करें कि स्विच को ऑफ कर दें, या फिर अगर स्विच के थ्रू नहीं है तो वहाँ पे हम फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा ईजिली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी है वो कंट्रोल में हो सकती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है तो वहाँ पे हमें वाटर यूज नहीं करना चाहिए। वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, जो हमें शॉर्ट सर्किट लग सकती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके से आग लगी है तो वहाँ पे हमें स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, या तो फायर ब्रिगेड को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में फायर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डू यू नो था, इसको आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख लेंगे नोट्स में अपने। ठीक है, रिएक्शन जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम भी आप बना लेंगे सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।